साथियों, यदि आप हिंदी माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो घटना चक्र से भली-भांति परिचित होंगे। और यदि आप सामान्य भूगोल का रिवीजन या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इनका तीसरा खंड आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। भारत का भूगोल के अंतर्गत हम लोग अब तक 5 अध्याय पूरे कर चुके हैं। छठा अध्याय चल रहा है और इस वीडियो में हम छठे अध्याय का दूसरा टॉपिक देखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। यहाँ दिए गए नोट्स में बताया गया है कि तिब्बत से निकलने वाली यरलुंग जांगबो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। यरलुंग जांगपो को यारलुंग जांगबो, यारलुंग सांगपो या यारलुंग जांगपो तरह तरह नामों से बुलाया जाता है, आपको जो भी याद रहे। ये पश्चिमी तिब्बत के आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। ये हिमालय के समानांतर पूरब की ओर बहती है। नामचा बरवा शिखर के पास पहुंचकर ये अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से प्रवेश करती है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जो ब्रह्मपुत्र जब भारत में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में आती है सबसे पहले, और अरुणाचल में इसका नाम है दिहांग। और उससे पहले तिब्बत में इसको बोलते हैं यारलुंग सांगपो या यारलुंग जंगबो। आगे असम प्रदेश में इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं, यानी ब्रह्मपुत्र नाम कहाँ मिला इसे? असम के अंदर आकर। बांग्लादेश में इसे जमुना नदी के नाम से संबोधित किया जाता है, यानी ब्रह्मपुत्र जब अरुणाचल में थी तो दिहांग, जब असम में आई तो ब्रह्मपुत्र, और जब बांग्लादेश में पहुंची तो जमुना, और प्रारंभ में इसका नाम यरलुंग जंगबो। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियों का स्रोत तिब्बत के मानसरोवर झील के पास ही स्थित है। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंध एक ही जगह से निकलती हैं, अगल बगल ही सब स्थान है, और वो कहाँ है? तिब्बत के मानसरोवर के पास। तिब्बत में उद्गमित होने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है। यहाँ मैप में देखो, ये है यरलुंग ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र तो इसको इंडिया में कहते हैं, यहाँ असम में कहते हैं ब्रह्मपुत्र। और यहाँ ध्यान दो, ये यहाँ मानसरोवर झील के आसपास से निकल रही है। यहीं से हमारी सतलज नदी निकलती है, इस तरह से बहती है, और यहीं से हमारी सिंधु नदी रहती है जो इस तरह से बहती है, और फिर ये सतलज में मिलके यहाँ अरब सागर में आके मिल जाती है। अब इसमें ध्यान दो, गंगा नदी ये इनके पास से नहीं निकल रही है, ये उत्तराखंड के अंदर से निकल रही है, उसका उद्गम स्थान अलग है। और ये ब्रह्मपुत्र यहाँ से निकल के पहले तो हिमालय के समानांतर चली पूरब को, फिर यहाँ से यू टर्न लेके हमारे भारत में प्रवेश किया। भारत के बाद ये बांग्लादेश में आई, और बांग्लादेश में ये पद्मा से मिली और मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर गई। बाकी इसकी जो सहायक नदियां हैं वो भी ध्यान दीजिएगा। जब ये यहाँ से चल के ऐसे बह रही है तो इसमें इधर से, यानी हम कहेंगे बाईं ओर से लोहित मिलती है, और बाईं ओर से ही मेघना और बराक नदियां मिल रही हैं। ऊपर से यानी दाईं ओर से स्वर्णशिरी, मानस और तीस्ता, ये नदियां मिल रही हैं। इसके अलावा भी और कई नदियां हैं इसमें मिलने वाली। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या सापू, देखो मैंने कहा सांगपो नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां जयमूली, तीस्ता, कामेंग, सोनश्री, धनश्री, दिहांग, दिवांग, पगलादिया, जिया भरेली, संकोस और लोहित है। लोहित नदी पूर्वी तिब्बत की जयाल चू पर्वत श्रेणी से निकलती है। ये नदी अरुणाचल प्रदेश तथा असम में बहती है। स्वर्णश्री नदी का उद्गम हिमालय क्षेत्र से होता है, ये असम, अरुणाचल प्रदेश तथा तिब्बत क्षेत्र में बहती है। बराक नदी मणिपुर की पहाड़ियों से निकलकर मिजोरम तथा असम से होती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है, ये भी ध्यान रखो, असम घाटी में गुम्फित जलमार्ग कौन बनाता है? ब्रह्मपुत्र नदी। प्रश्न ये भी आता है कि ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित मार्ग कहाँ बनाती है? असम घाटी में बनाती है, जिसमें कुछ बड़े नदी द्वीप भी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, माजुली द्वीप। इनमें विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीपी तंत्र माजुली शामिल। सबसे बड़ा विश्व का नदीय द्वीप माजुली द्वीप,
यानी नदी के अंदर द्वीप है ये, और कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी में है, असम में है ये मालदीव द्वीप। तिब्बत पठार को चेंगतांग और क्वाघाई तिब्बत पठार के नाम से भी जाना जाता है। यह समुद्र तल से औसतन 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे विश्व का छत, द रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। तिब्बत के पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियां इस प्रकार हैं, यानी तिब्बत के पठार से निकल रही हैं यांगटीसी नदी, चेंगजियांग, हांगहो जिसे पीत नदी भी कहते हैं, सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, मेकोंग नदी, साल्विन नदी। अब इसमें से सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र ये तीन भारत में भी आते हैं। आगे प्रश्न दिए हैं, प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी, मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। ये यू टर्न क्यों बनता है? ऑप्शन ए, बलित हिमालय श्रेणियों के उत्थान के कारण, बी, भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण, सी, तृतीय कल्पित बलित पर्वतमालाओं में भू विवर्तनीय विक्षोभ के कारण, और डी, इस संदर्भ में उपयुक्त ए और बी दोनों कारण तर्कसंगत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण। आपको ध्यान होगा, पहले हमने बताया था कि जब भारतीय प्लेट यूरोपियन प्लेट से टकराई थी तो पहले उसका पश्चिम का कोना टकराया था। मान लो ये हमारी यूरोपियन प्लेट थी, तो भारतीय प्लेट इस तरह से आई थी पहले, तो पहले यहाँ टकराई थी जम्मू कश्मीर साइड में, उसके बाद इसका थोड़ा टिल्ट हुआ और ये वाला कोना इधर टकराया था। तो वो जो उस समय प्रोसेस हुई उसी में ये थोड़ा सा झुकाव आया, और झुकाव की वजह से जो ब्रह्मपुत्र नदी ऐसी बह रही इसने यू टर्न ले लिया, वो चीज़ कहना चाह रहे हैं। बाकी डिटेल में और समझिएगा बाद में। तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश से पूर्व एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण। प्रश्न 2, भारत में यरलुंग जांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है इसे। नेक्स्ट प्रश्न 3, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह नदी है? ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, उपयुक्त सभी, सभी हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। बराक, लोहित, स्वर्णश्री, उपयुक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो बराक कहाँ थी? नीचे साइड में। स्वर्णश्री ऊपर से आ रही थी, लोहित बाई तरफ से आ रही थी। तो लोहित और स्वर्णश्री ये दोनों हो गई हमारी अरुणाचल में, बराक अरुणाचल में नहीं है। ऑप्शन बी, लोहित स्वर्णश्री नदियां अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं, जबकि बराक नदी मणिपुर पहाड़ी से निकलकर मणिपुर, मिजोरम तथा असम से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। प्रश्न 5, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो मानस ब्रह्मपुत्र में ऊपर साइड से आके मिलती थी, यानी दाईं तरफ से, ये ब्रह्मपुत्र की उपनदी। प्रश्न 6, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत में सांगपो, सांगपो या सापू। प्रश्न 7, ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है? तो ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है, भारत में होती हुई बांग्लादेश होती हुई बंगाल की खाड़ी में करती है। तो तीन जगह हुई, तिब्बत, भारत, बांग्लादेश। यहाँ देखो बी ऑप्शन में चीन दिया है, नहीं होगा। और सी में पाकिस्तान, नहीं होगा। नेपाल, भूटान, ये नहीं है, यानी ऑप्शन ए ही है, तिब्बत, बांग्लादेश, भारत। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है या नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र की सहायक, दिबांग, कामेंग और लोहित। लोहित तो इसकी सहायक है, दिबांग भी इसकी सहायक है। एक और दो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, डी ऑप्शन में है 1, 2, 3, यानी तीनों इसकी सहायक है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की, अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान होना चाहिए, कभी कभी यही पूछ लिया जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी कहाँ पर है? रुड़की में। द्वारा प्रश्नांतर्गत तीनों नदियों की सूचना निम्नानुसार है। दिबांग अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग घाटी जिले में प्रवाहित होती है, यह ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी है। कामेंग अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में पूर्वी हिमालय की पहाड़ियों से उद्गमित यह नदी अरुणाचल प्रदेश में कामेंग नाम से तथा असम में जिया भरेली नाम से जानी जाती है। ये भी ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी। लोहित पूर्वी तिब्बत में जियालचू पर्वत श्रेणी से उद्गमित यह नदी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। उग्र एवं अनियंत्रित यह नदी खून की नदी के नाम से भी जानी जाती है।
लोहित को खून की नदी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उग्र और अनियंत्रित है। प्रश्न 9, तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीस्ता, तीस्ता बंगाल, कुछ ध्यान है। तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से ऊपर बहती है। नहीं, गलत। ब्रह्मपुत्र जहां से उद्गमित हो रही है वहां से तीस्ता थोड़ी हो रही है। नंबर 2 है, रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट 3, तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। बंगाल की खाड़ी में कहाँ जाती है? तीस्ता तो ब्रह्मपुत्र में मिलती है, यानी तीसरा भी गलत, यानी ऑप्शन बी सही है। तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम स्थित खांगचुंगजो हिमनदीय झील से झोम्बोझू नदी के रूप में 5280 मीटर की ऊंचाई से होती है। झोम्बोझू किसका नाम है भाई? तीस्ता नदी का। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल पश्चिमी तिब्बत में स्थित आंगसी हिमनद है। इस प्रकार कथन एक गलत है। रंगित नदी का उद्गम सिक्किम में होता है। यह नदी तीस्ता नदी की सहायक नदी है। इस प्रकार कथन दो सही है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता नदी भारत के सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होती हुई बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिलती है, उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस प्रकार कथन 3 गलत है। प्रश्न 10, निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? ब्रह्मपुत्र और गंगा? नहीं, गंगा इधर है, ब्रह्मपुत्र ऊपर है। तापी ब्यास? नहीं। ब्रह्मपुत्र और सिंध? हाँ, ब्रह्मपुत्र सिंध है। सिंध और गंगा? नहीं, तो ऑप्शन सी सही है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, इन तीनों नदियों का एक ही है, तिब्बत का पठार। नेक्स्ट प्रश्न 11, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन ए है, तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। बिल्कुल सही। पहले ये गंगा की सहायक थी, अब ब्रह्मपुत्र की सहायक है। कारण, नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। बिल्कुल सही बात, हिमालय में नदी अपहरण होता है, यानी दोनों सही हैं, या वो उसकी सही व्याख्या करता है। दोनों सत्य हैं और एक की सही व्याख्या, यानी ऑप्शन ए सही होगा इसका। ऐतिहासिक रूप से तीस्ता नदी गंगा नदी प्रणाली का अंग थी तथा दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए लगभग 1787 ईस्वी में आई बाढ़ के पश्चात इसने अपना मार्ग बदल लिया और दक्षिण पूर्व की ओर विस्थापित होकर ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में शामिल हो गई। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रम है जिसके द्वारा एक प्रबल नदी अपने शीर्ष की ओर अधिक अपर्दन करके अपने समीप प्रवाहित होने वाली अन्य नदी के जल को अपनी धारा में मिला लेती है, यानी यही नदी का अपहरण करना हो गया। तो इस प्रकार हमारा ये टॉपिक यहाँ संपन्न होता है। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।